तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में एक चीज देखते हैं क्या, जो लास्ट इससे जस्ट बिफोर जो क्वेश्चन बताया गया था, ये याद करो। एक लैंग्वेज वहां पर बताए थे, एक लैंग्वेज बताए थे क्या, एक लैंग्वेज था 11 इक्वल टू, ये देखो ब्लू में जो लिख रहे हैं जो लास्ट क्वेश्चन के बारे में है, 11 इक्वल टू a पावर i b पावर j एंड c पावर k वेयर i नॉट इक्वल टू j और j नॉट इक्वल टू k। यही था लैंग्वेज, यही लैंग्वेज था लास्ट क्वेश्चन का लैंग्वेज, यही था a पावर i b पावर j c पावर k वेयर i नॉट इक्वल टू j और j नॉट इक्वल टू k। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये CFL है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या CFL है या नहीं है। ठीक है, तो 11 में कहीं भी ऐसा दिख रहा है क्या कि A B C तीनों के बीच का कंपैरिजन एक साथ हो रहा हो। हम क्या बोले थे कि CFL का मतलब क्या, मैक्सिमम दो कंपैरिजन होना चाहिए, दो अल्फाबेट के बीच का कंपैरिजन होना चाहिए। मतलब कि इक्वलिटी जो होता है, जो भी कंपेयर कर रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B रहे, या फिर नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B प्लस सम कांस्टेंट रहे, या फिर नंबर ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ C रहे, या फिर नंबर ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ C इंटू सम कांस्टेंट टाइम्स रहे। ठीक है, मतलब A है जो B का दुगना नंबर है, या फिर B है जो A का दुगना नंबर है, या फिर A से 10 ज्यादा है B, या फिर B से 10 ज्यादा है, या फिर B और C में ऐसा ही कंपैरिजन रहे, इस टाइप का कंपैरिजन रहे, ऐसा कंपैरिजन रहे तीन के बीच में, तीन अल्फाबेट के बीच में, तो CFL नहीं होगा। जबकि यहां पर क्या दिख रहा है कि I नॉट इक्वल टू J रहे, I नॉट इक्वल टू J अगर है, या फिर J नॉट इक्वल टू K है, मतलब क्या तीनों इक्वल नहीं है, I J K तीनों के बीच में एक साथ में नहीं है कंपैरिजन। अगर I इक्वल टू J यहाँ हो गया, I इक्वल टू J यहाँ हो गया, तो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, J नॉट इक्वल टू K होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ A बराबर नंबर ऑफ B अगर हो गया, अगर बाई चांस, तो B और C इक्वल नहीं होगा। अगर A और B इक्वल हो गया, A और B हो गया, तो B और C नहीं होगा। अगर B और C इक्वल हो गया, तो A और B इक्वल नहीं होगा। मतलब क्या, मैक्सिमम दो अल्फाबेट के बीच में उसके नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीटेशन होने वाला है स्ट्रिंग में किसी अल्फाबेट का, मैक्सिमम दो अल्फाबेट के बीच का कंपैरिजन है, यही है ना। तो मैक्सिमम दो अल्फाबेट के बीच का कंपैरिजन है, मतलब क्या है कि 11 जो मेरा है, 11 क्या है, 11 मेरा CFL है। ठीक है, अब इसे कॉम्प्लीमेंट पर आते हैं, इसे कॉम्प्लीमेंट पर आते हैं कि 11 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 11 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 11 का कॉम्प्लीमेंट क्या होना है। ठीक है, 11 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A पावर I B पावर J C पावर K, तो सेम ही रहना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इसे कंडीशन में करना है, इसे कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट करना है। यहाँ कंडीशन क्या है, I नॉट इक्वल टू J है ना, जब इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा, इक्वल टू बन जाएगा, मतलब I इक्वल टू J, यहाँ और है, और को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, और J नॉट इक्वल टू K है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, J इक्वल टू K, यही कंडीशन होगा। तो 11 का कॉम्प्लीमेंट जो लैंग्वेज होगा, 11 का कॉम्प्लीमेंट जो लैंग्वेज होगा, यहां पर लिखते हैं 11 कॉम्प्लीमेंट जो लैंग्वेज होने वाला है, क्या लैंग्वेज होने वाला है, A पावर I B पावर J C पावर K वेयर I इक्वल टू J एंड J इक्वल टू K, एंड J इक्वल टू K, यही लैंग्वेज बनने वाला है 11 का कॉम्प्लीमेंट। अब 11 का कॉम्प्लीमेंट तो हम फाइंड कर लिए यहां से, ये CFL है क्या, ये CFL है क्या लैंग्वेज, 11 का कॉम्प्लीमेंट जो हम फाइंड किए हैं CFL है क्या। CFL में क्या है, मैक्सिमम दो अल्फाबेट के बीच का कंपैरिजन होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो क्या है, A पावर I B पावर J C पावर K, I इक्वल टू J भी है एंड J इक्वल टू K है। इसका मतलब अगर इसको एक साथ में हम लिखना चाहेंगे तो I इक्वल टू J इक्वल टू K हो जाएगा। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो इसको हम एक और चीज में लिख सकते हैं ऐसे, A पावर N B पावर N C पावर N, क्योंकि I J K तीनों इक्वल है, तीनों के लिए एक ही सेम पावर कर दिए, A पावर N B पावर N C पावर N। और इस टाइप का जो लैंग्वेज होता है क्या होता है, CFL नहीं होता है, CFL नहीं होता, मतलब कि ये जो लैंग्वेज है 11 का कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, नॉट CFL नहीं है। जबकि यहां पर क्या है, 11 क्या है मेरा, 11 मेरा क्या है, 11 है जो CFL है। ठीक है, मतलब कि CFL का कॉम्प्लीमेंट CFL नहीं हो रहा है, CFL का कॉम्प्लीमेंट CFL नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है,
कि CFL इज नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट। एक दो क्वेश्चन पहले क्या बताए थे हम, क्या बताए थे, एक नोट में क्या लिखाए थे, CFL नोट क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन के लिए बताए थे कि CFL, दो CFL का इंटरसेक्शन हमेशा ही CFL रहे कोई जरूरी नहीं है। दो CFL के बीच का इंटरसेक्शन अगर लेते हैं, दो CFL लैंग्वेज है, दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं तो मे और मे नॉट भी CFL, हो सकता है कि CFL हो सकता है नहीं भी हो CFL। तो क्या बोलते हैं उसको, पॉसिबली कंफर्म चीज नहीं है, अगर कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं नॉट क्लोज। ठीक है, CFL नॉट क्लोज अंडर इंटरसेक्शन तो जान लिए थे। यहां पर क्या देख लिए, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी है, जो CFL का कॉम्प्लीमेंट जब लेते हैं तो CFL का कॉम्प्लीमेंट है जो क्या है, CFL नहीं है। मतलब क्या है, CFL इज नॉट क्लोज अंडर इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन दोनों में ही CFL क्लोज नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन का एक पॉइंट एक छूट गया था कि CFL नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट। वही चीजें हम बताए कि एक लैंग्वेज, लास्ट में जो लैंग्वेज था, यही मेरा लैंग्वेज था 11 था, 11 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ फाइंड आउट हम किए हैं, और उस कॉम्प्लीमेंट को हम ऑब्जर्व किए तो क्या दिखा कि CFL नहीं है, CFL नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, CFL लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के अंडर में, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन जो होता है CFL लैंग्वेज का, उसमें क्या क्लोज नहीं है। मतलब कि CFL कॉम्प्लीमेंट लेंगे, हो सकता है CFL बन जाए, हो सकता है CFL ना भी बने, हो सकता है CFL बन जाए, हो सकता है CFL नहीं भी रहे। ठीक है, बस यही चीज है। और CFL नहीं रहने का मतलब क्या है, CFL नहीं रहने का मतलब है, ऐसा नहीं कि CFL नहीं है तो चलो DCFL होगा, ऐसा नहीं है। CFL नहीं का मतलब क्या है, नहीं होने का मतलब कि सेट से आउटर जाएगा। जैसे क्या, सेट क्या हम लोग का दिखा था, रेगुलर लैंग्वेज, इसके बाहर में क्या था, इसके बाहर में DCFL, इसके बाहर में CFL, इसके बाहर में CSL, इसके बाहर अगर करते हैं तो REC रिकर्सिव लैंग्वेज, इसके बाहर करते हैं तो RE रिकर्सिवली इनएमरेबल। तो अगर CFL नहीं हम बोल रहे हैं कि CFL अगर नहीं है, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि CFL नहीं है, मतलब कि CFL वाला जो बाउंड्री है इससे बाहर में कुछ हो सकता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, हो सकता है CFL हो भी, हो सकता है CFL ना भी हो। तो CFL नहीं हो तो CFL के बाहर में चला जाए, मतलब या तो CSL बन जाए, या REC बन जाए, या RE बन जाए, कुछ भी बन जाए। समझ रहे हो बात को, कुछ भी बन जाए। लेकिन यहाँ पर देखो, इस टाइप का लैंग्वेज रहे, अगर तीन कंपैरिजन, तीन अल्फाबेट के बीच का कंपैरिजन अगर डायरेक्ट कंपैरिजन रहे, तीनों अल्फाबेट के इक्वलिटी का कंपैरिजन अगर रहे इस टाइप का, तो ये लैंग्वेज बनता है CSL। इसको बोलते हैं CSL लैंग्वेज। बेसिक बता रहा है, CSL अच्छे से बताएंगे, डिटेल में CSL बताएंगे भी, बस अभी एक एग्जांपल आया है वो हम बता दिए हैं बेसिक चीज कि CSL इस टाइप के लैंग्वेज को हम CSL बोलते हैं। दो कंपैरिजन अगर है इस टाइप से, A पावर n, B पावर n, C पावर m, अगर इस टाइप का कंपैरिजन है अगर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग CFL बोलेंगे। लेकिन जब कभी भी A पावर n, B पावर n, C पावर n तीन अल्फाबेट के बीच का कंपैरिजन आ जाए तो ये क्या है, CSL है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ लैंग्वेज हम लोग को बन गया है। कॉम्प्लीमेंट लिए इस लैंग्वेज का 11 का कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसा ही लैंग्वेज बन रहा है, A पावर n, B पावर n, C पावर n, तो क्या है, CSL। मतलब कि CFL इज नॉट क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यही पॉइंट बताना था। इस पॉइंट के लिए लास्ट क्वेश्चन के बारे में बताएं। अब देखो नया जो क्वेश्चन है, अभी उस नया क्वेश्चन को हम देखते हैं। जितना भी पॉइंट है हर चीज समझना, जो भी क्वेश्चन रहे उसका एक ही एक पॉइंट समझना, ताकि उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाए तो कभी गलती होने का कोई चांसेस नहीं रहे। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी एकदम आराम से समझना, आसान चीज है, कोई टफ चीज नहीं है। एक बार समझ में आ जाएगा कभी नहीं भूलोगे। और TOC का मेन बेनिफिट क्या है, अगर समझा हुआ चीज है इसका क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। जैसे लैंग्वेज को फाइंड करना है, CFL है या नहीं, कितना टाइम लगेगा, एक बार देखेंगे सीधा क्लिक करेगा माइंड में, अगर बनाए हुए हैं वैसे क्वेश्चन तो मतलब क्या है 10 to 15 सेकेंड्स। अब 10 to 15 सेकेंड्स में अगर 1 मार्क्स अगर आ जाए कोई एग्जाम में, इससे बेटर और क्या हो सकता है। कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं है,
ना तो कैलकुलेशन एरर हो सकता है। इसलिए टीओसी को अच्छे से पढ़ो, समझ में आएगा, हर चीज हम बताएंगे। कभी कभी अगर ऐसा माइंड में डाउट है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है कोई पॉइंट, थोड़ा सा रिप्ले करके देख लो उसको, या फिर वेट करो फर्दर वीडियोज में वही चीज एक्सप्लेन करेंगे हम। जैसे सीएफएल है, अभी सीएफएल बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है उतना अच्छे से, सीएफएल बस यही है क्या, हो सकता है और भी कुछ रहे सीएफएल, वो फर्दर आगे की वीडियोज में सीएफएल टॉपिक हम बता रहे होंगे, वहां पर हम बताएंगे। और बस बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर लैंग्वेज से, फिर स्टार्ट करेंगे, जितना बेसिक खत्म हो जाएगा एक बार, उसके बाद में रेगुलर लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे, रेगुलर लैंग्वेज को बताएंगे, फिर डीसीएफएल बताएंगे, फिर सीएफएल बताएंगे, फिर सीएसएल, रिकर्सिव आदि सारे लैंग्वेज बताएंगे, इंडिविजुअली सारे लैंग्वेज को हम बताएंगे। अभी बस बेसिक कुछ कुछ चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। बेसिक समझ में आएगा तो आगे जो भी बताने वाले हैं मेन टॉपिक जब आएंगे वहां पर बहुत अच्छे से वो सब चीज समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए ही बेसिक हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर देखते हैं, यहां क्या है, एक लैंग्वेज क्या है 11, एक लैंग्वेज 11 है, क्या है a पावर n b पावर n, ठीक है। ये क्या है a पावर n b पावर n, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। यही लैंग्वेज है मेरा। ये क्या है लैंग्वेज a पावर n b पावर n, क्या होगा, सीएफएल है या नहीं है, सीएफएल है या नहीं है, सीएफएल है। ए और बी के बीच में डायरेक्ट कंपेयर कर रहा है कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी होना है, मतलब क्या है, ये क्या बन गया, ये है मेरा सीएफएल, ठीक है। ये लैंग्वेज देखो L2 लैंग्वेज को देखो, a पावर n b पावर 3n, a का 3 टाइम्स b है, a का 3 टाइम्स b है, पता है पहले से ही, ठीक है। ये बन गया सीएफएल, ये भी सीएफएल है। अब बोलो सीएफएल है या नहीं है, कैसे पहचान करेंगे, मतलब क्या डायरेक्ट कंपैरिजन ही केवल देखना है, तो कंपैरिजन क्यों देख रहे हैं समझो बात को। ये जो कंपैरिजन देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं कंपैरिजन, देखो समझो बात को। अच्छा, एक डेटा स्ट्रक्चर स्टैक होता है तो पता है, स्टैक नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, अगर नहीं पता फिर देख लो। स्टैक क्या है, एक बकेट टाइप का, एक बकेट जैसा ऐसा कुछ है, ठीक है। एक डेटा स्ट्रक्चर है एक बकेट जैसा, इसको स्टैक बोलते हैं। इसमें अगर कुछ स्टोर करना है, अगर कुछ स्टोर करना है, ये क्या है स्टैक है, ये स्टैक है, इसमें कुछ स्टोर करना है तो उसके लिए जो ऑपरेशन लगता है पुश ऑपरेशन होता है, कुछ स्टोर करने के लिए। और यहां से अगर बाद में रिट्रीव करना है, उस ऑपरेशन को बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन स्टैक के लिए है, ठीक है। स्टैक में स्टोर करने के लिए पुश हो गया और बाहर रिट्रीव करने के लिए पॉप हो गया, ठीक है। यही मेरा स्टैक है। स्टैक इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब स्टैक के हेल्प से हम चेक कर लेंगे किसी भी लैंग्वेज को कि सीएफएल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे भाई, स्टैक में देखो स्टोर करते हैं। अब स्टोर करने का भी तरीका है, मान लो यहाँ से पुश कर रहे हैं, हम लोग को स्टोर करना है 1 स्टोर करना है, तो यहाँ पर 1 कर दिए, फिर यहाँ 2 कर दिए, ऐसे नहीं कर सकते हैं स्टैक में, ऐसे नहीं कर सकते हैं। स्टैक का मतलब क्या है, सबसे बॉटम में है, जो सबसे बॉटम मोस्ट जो रहेगा ब्लॉक, सब इक्वल साइज का ब्लॉक है। ये जितना भी ब्लॉक है सब इक्वल साइज का है, बहुत सारा ब्लॉक है, हम 4 ही यहाँ बनाए हैं, बहुत सारा ब्लॉक है, ठीक है। इक्वल साइज का ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। सारा ब्लॉक इक्वल साइज का है, बहुत सारा ब्लॉक है। तो सबसे जो बॉटम मोस्ट जो फ्री ब्लॉक रहे, जो फ्री रहे, जहां कुछ स्टोर नहीं किया गया है अब तक, वहां पर एक वेरिएबल होता है टॉप, वहां पर एक टॉप वेरिएबल होता है। तो जब कभी भी हम कुछ स्टोर करेंगे, पुश करेंगे, तो कहां स्टोर होगा, जहां पर टॉप वेरिएबल पॉइंट कर रहा होगा वहां ही स्टोर होगा। जैसे क्या, मान लो 1 स्टोर करना है, यहाँ 1 स्टोर किए, टॉप यहाँ पर था तो यहाँ स्टोर कर दिए। अब टॉप कहां चला जाएगा, इसके जस्ट ऊपर चला जाएगा, इसके जस्ट ऊपर चला जाएगा। अब मेरा टॉप यहाँ चला गया, यहाँ से हटकर। अब अगला अगर 2 स्टोर करना है तो 2 यहाँ स्टोर करेंगे, फिर टॉप क्या है, टॉप की जगह में स्टोर कर लिए, टॉप यहाँ से उठकर अब यहाँ चला गया, यहाँ 3 स्टोर किए, फिर टॉप यहां से उठकर यहां चला गया, यहां 4 स्टोर किए, ठीक है। टॉप यहां से यहां चला गया। अब मान लो पॉप करना है, पॉप करना है अगर, तो टॉप अभी कहां पर है, यहां पर है ना, जहां टॉप पॉइंट कर रहा है वहां से ही पॉप करते हैं हम लोग, मतलब रिट्रीव करेंगे डेटा को। तो ऐसा नहीं डायरेक्टली O1 को हम रिट्रीव नहीं कर सकते हैं, O1 को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एक्सेस कहां से कर सकते हैं, जहां पर जिस ब्लॉक को टॉप है जो पॉइंट कर रहा है, जिस ब्लॉक को टॉप है जो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से रिट्रीव करना है, टॉप यहां पर है ना, अभी अगर पॉप करना है, पहले 4 पॉप हुआ, टॉप इसके जस्ट नीचे चलाया यहां से हटकर, अब पॉइंट इसको कर रहा है, ठीक है। फिर से पॉप करना है, टॉप यहां से पॉप किए, टॉप अब नीचे चलाया, अब यहां पर चलाया,
ठीक है, फिर 2 को पॉप किया, फिर टॉप नीचे चला आया, ऐसे ही 1 को पॉप किया, टॉप यहाँ बॉटम में रह गया, फिर से स्टोर करना, फिर से स्टोर और रिट्रीव करेंगे हम, फिर से पुश पॉप ऑपरेशन करेंगे, समझ रहे हो। स्टैक इस टाइप का होता है, ठीक है, स्टैक के बारे में हम बता दिए, स्टैक इस टाइप का होता है। अब देखो स्टैक के हेल्प से हम लोग कैसे CFL है या नहीं है पहचान करेंगे, ठीक है। स्टैक के हेल्प से हम लोग पहचान करें कोई लैंग्वेज CFL है या नहीं है। देखो सिंपल एकदम आसान तरीका से देखो, एकदम इजी वे में बताने वाले हैं हम लोग। देखेंगे क्या कि लैंग्वेज मेरा क्या है, 11 इक्वल टू A पावर n B पावर n, नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B होना चाहिए, ठीक है। A के बाद में B होना चाहिए, A भी फिक्स है। मान लो एक स्ट्रिंग हम लेते हैं, एक स्ट्रिंग W लेते हैं जो कि 11 लैंग्वेज का है, 11 लैंग्वेज का एक स्ट्रिंग लेते हैं। 11 का स्ट्रिंग कैसा होगा, नंबर ऑफ A बराबर नंबर ऑफ B होना चाहिए, पहला चीज होना चाहिए क्या, नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B। दूसरा A के बाद में B आना चाहिए, जब तक एक सब कंप्लीट ना हो जाए तब तक B नहीं आ सकता है, यही है ना। तो मान लो यहां पर A B A पावर 3 B पावर 3 हो गया। n का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मान लो n का वैल्यू 3 है, मान लेते हैं n का वैल्यू एक स्ट्रिंग के लिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए 3 लिए, A पावर 3 A 3 टाइम्स आ गया, B पावर 3 B 3 टाइम्स आ गया। मान लो A स्ट्रिंग है, हम इस स्ट्रिंग को चेक करेंगे क्या कि CFL का स्ट्रिंग है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे भाई, यहां से आया है ना, सबसे पहला क्या है, A है मेरा, तो हम क्या किए, A को स्टोर कर लिए, फिर अगला फिर से A आया, फिर A को स्टोर कर लिए, इसको कट कर दिए, फिर से A आया, फिर से A को स्टोर कर लिए और कट कर। जब तक A आएगा, यहां से हम पहला जो भी स्ट्रिंग है हम स्टार्टिंग से रीड करना शुरू करेंगे। हम लोग को A जैसे ही मिले पुश करना है, फिर A मिलेगा फिर से पुश करेंगे, फिर A मिलेगा फिर से पुश करेंगे, ठीक है। अब आया B आने पर क्या करना है, पॉप करना है, स्टोर किया है ना, रिट्रीव करना है। B आया है ना, जैसे ही 1 B आया तो एक B यहाँ कट करेंगे, एक A कट करेंगे, फिर से एक B आया, B कट किए, A कट किए, फिर से B आया, B कट किए, A कट किए। देखो फिर से हम बॉटम में पहुंच गए हैं ना। अगर ऐसा पॉसिबल हो, जब कभी भी किसी लैंग्वेज के लिए अगर ऐसा पॉसिबल हो कि एक स्टैक के हेल्प से, वन स्टैक के हेल्प से हम उसके सारे स्ट्रिंग्स को अगर हम बना सकते हैं या चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन स्टैक ओनली, तब उस लैंग्वेज को हम लोग बोलेंगे CFL। उसके साथ में उसको हम लोग बोलेंगे DCFL भी बोलेंगे। DCFL क्या, डिटरमिनिस्टिक CFL और DCFL में क्या डिफरेंस है वो भी हम बताएंगे। CFL और DCFL में क्या डिफरेंस है हम वो भी बताएंगे, ठीक है। अभी जानो CFL है तो DCFL भी है, ठीक है। CFL है, इसके अंदर में DCFL एक सेट था, ऐसा था ना, CFL बड़ा सेट है, इसके अंदर में क्या है, DCFL है और बाहर में क्या है, CFL है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज है CFL भी है DCFL भी है, मतलब कि ये लैंग्वेज कहीं यहाँ लाई कर रहा है, जो CFL भी है DCFL भी है, ठीक है। जब कभी एक स्टैक के हेल्प से अगर काउंटिंग किया जा सके उसके स्ट्रिंग में नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B को, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो DCFL है तो ऑटोमेटिकली CFL भी हो गया, DCFL है तो ऑटोमेटिकली CFL भी हो गया। समझ रहे हो बात को, कैसे किए थे भाई, जैसे मान लो 3 टाइम्स ही आया था, मान लो एक और स्ट्रिंग ऐसा रहता A B 2 टाइम्स आता, तो क्या करते, A आया, यहाँ पुश किए, फिर से A आया, फिर से पुश किए, 2 A खत्म हो गया। अब एक B आया है, इसको पॉप कर लिए, फिर अगला B आया, इसको पॉप कर लिए, फिर से हम बॉटम में पहुंच गए। हम काउंट कर लिए ना, स्ट्रिंग को काउंट कर लिए ना, टोटल स्ट्रिंग भी यहाँ इंड हो गया है और यहाँ पर बॉटम में भी पहुंच गए। दोनों अगर साथ साथ हो जाए, स्ट्रिंग को हम रीड करना शुरू किए स्टार्टिंग से, स्ट्रिंग भी इंड हो जाए, यहाँ बॉटम में भी पहुंच जाए हम लोग, इसका मतलब क्या है, वो लैंग्वेज DCFL को बिलोंग करता है। और DCFL है इसलिए बाय डिफॉल्ट CFL भी है, क्योंकि DCFL अंदर का सेट होता है, CFL बाहर का सेट है। ये अंदर में तो CFL के अंदर भी तो है। एक स्टैक के हेल्प से अगर पॉसिबल है तब DCFL है, ठीक है। अब देखो A तो मेरा हो गया, A पावर n B पावर n हो गया, ठीक है, ये समझ लिए। अब देखो इसके अगला में देखते हैं, हम L2 पर आते हैं। हम क्या आते हैं, L2 पर आते हैं।
एकदम आराम से देखो, समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ये समझ जाओगे, कभी भी CFL कौन है, DCFL कौन है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी नहीं प्रॉब्लम होगा, 100% गारंटी दे रहे हैं, कभी नहीं प्रॉब्लम होगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं, L2 है ना, L2 है ना, इसका एक स्ट्रिंग लेते हैं। L2 क्या है भाई, a पावर n b पावर 3n, a पावर n b पावर 3 वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यही है ना। मतलब कि अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं, n का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो क्या बनेगा भाई, n का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा क्या बनेगा, a पावर 2 b पावर 3 इंटू 2 b पावर 6, यही बनेगा ना, a पावर 2 b पावर 6। कैसा बनेगा स्ट्रिंग इसका, a b कितना रहेगा, 6 टाइम्स रहेगा, b कितना है, 6 टाइम्स रहेगा, यही रहेगा ना। अब देखो स्टैक की हेल्प से पॉसिबल है कि नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, a पावर n b पावर 3n है ना, a के लिए हम a जैसा ही मिलेगा हम पुश करेंगे स्टैक में, b मिलेगा तो पॉप करेंगे, b मिलेगा तो पॉप करेंगे। कैसे, एक हम स्टैक लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, a मिला, पहला क्या मिला, a है, a को हम यहाँ पुश कर दिए, फिर से a मिला है, a को हम यहाँ पुश कर दिए, a दोनों खत्म हो गया, ठीक है, a खत्म हो गया। अब b मिला है, b में क्या करना है भाई, b में क्या करना है, एक b मिले तो एक a को पॉप करना है क्या, नहीं, एक b के लिए एक a को नहीं करना है, और 1b के लिए 1a तब हम पॉप करेंगे जब a और b इक्वल है। a पावर n b पावर n रहे, a और b नंबर अगर इक्वल रहे तब हम एक b के लिए एक a को पॉप करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, a के लिए 3b आया है, a पावर n है, अगर n का वैल्यू 1 रहे, ठीक है, एक a के लिए 3 इंटू 1 b 3 टाइम्स आया है। यहाँ पर देखो a है तो 2 टाइम्स है, तो b है 6 टाइम्स है, तो एक a के लिए 1 टाइम्स a के लिए b है जो 3 टाइम्स आया है। मतलब क्या करना है कि 3b जब हमको मिलेगा, आगे बढ़ते जाएंगे, b 3 टाइम्स जब b मिलेगा तब एक a को हम पॉप करेंगे, फिर बढ़ेंगे यहां से 3 टाइम्स b मिलेगा तब हम लोग दूसरे a को पॉप करेंगे। अब कहां से 3 टाइम्स आया है, यहां से आया डिफरेंशिएशन से ही। जो लैंग्वेज लिखा हुआ है L2 a पावर n b पावर 3n यहाँ पर है, तो 3 टाइम्स b है ना, तो 3b के लिए 1a को पॉप करेंगे। पहला स्टार्टिंग से पुश करना शुरू करेंगे a को हम, ठीक है, जैसे ही 3 टाइम्स आएगा हम 3b आया, एक a को पॉप किए, तीसरा 3 और ट्रिपलेट आया एक b का, फिर से एक a को पॉप किए, यहां भी हम बॉटम में पहुंच गए हैं, यहां भी इंड हो गया है स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ए भी DCFL है, ए भी क्या है, DCFL है, या फिर इसको CFL भी बोल सकते हैं। DCFL है तो CFL भी होगा, DCFL अगर है कोई लैंग्वेज तो CFL भी होगा, कंफर्म चीज, ठीक है। तो DCFL कैसे फाइंड करते हैं समझ में आ रहा है, DCFL कैसे हम चेक करने जा रहे हैं, पुश पॉप करना है। स्टार्टिंग का जब रहे, स्टार्टिंग का एक अल्फाबेट के लिए, एक जो वैरायटी का अल्फाबेट है उसके लिए हम पुश करते जाएंगे, उसके बाद जो अल्फाबेट आएगा उसके लिए हम पॉप करेंगे। कितना पॉप करेंगे भाई, कितना हम पॉप करेंगे, मान लो इस टाइप से लैंग्वेज रहता, a पावर n b पावर 3n है ना, मान लो ऐसा रहता a पावर n b पावर 4n रहता, ऐसा अगर a पावर n b पावर 4n रहता तो क्या करते, 1a के लिए जब a को हम जितना a आएगा लाइन से, a पावर n b पावर 4n है, मान लो a का n का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो क्या बन जाएगा, a पावर 2 b पावर 4 इंटू 2 कितना 8 हो गया, a 2 टाइम्स आया, 2a को हम यहाँ पुश किए, फिर b 8 टाइम्स आना है, ठीक है, तो क्या है b पावर 4n है ना, तो 4 टाइम्स b के लिए 1a को हम पॉप करेंगे, अगला 4 टाइम्स b के लिए दूसरे a को हम पॉप करेंगे। टोटल कितना है, 4 टाइम्स b यहाँ काउंट किए, 4 टाइम्स b यहाँ काउंट किए, ठीक है, काउंटिंग एक तरह का ये है, ठीक है, ये काउंटिंग एक तरह का, 4 टाइम्स b a को काटने में खत्म चला गया, फिर 4 टाइम्स b इस a के लिए चला गया, मतलब टोटल 8 टाइम्स b आया। यहाँ पर b कितना है, 8 टाइम्स ही है, समझ रहे हो, कितना b के लिए कितना a को कट करना है, ये डिफिनेशन से पता चलने वाला है, लैंग्वेज का जो लैंग्वेज का डिफिनेशन है उससे पता चलने वाला है कितना b के लिए करें। मान लो लैंग्वेज ऐसा रहता, मान लो एज्यूम करो, जितना वेरिएशन है सबको देख लो अच्छे से, मान लो ये लैंग्वेज ऐसा ना रह करके ये लैंग्वेज में कुछ चेंजिंग रहे, ये जो लैंग्वेज एकदम आराम से देखो समझ में आएगा, आसान चीज है,
एक बार नहीं समझ में आएगा 4 बार समझो उसको, लेकिन समझना है, स्किप नहीं करना है। स्किप कर दिए, खत्म हो गया खेल। स्किप नहीं करना। मान लो ऐसा लैंग्वेज रहता a पावर 3n b पावर n अगर है, ठीक है। लैंग्वेज मान लो ऐसा रहता है a पावर n b पावर 3n है ना, मान लो रिवर्स रहता a पावर 3n b पावर n रहता, ठीक है। अब इसका स्ट्रिंग अगर हम बनाएंगे, मान लो n का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। n का वैल्यू हम 2 लिए, कैसा बनेगा? n का वैल्यू 2 है ना, 3 इंटू 2 कितना हो गया? a पावर 6 इंटू b पावर n इक्वल टू 2 है, b पावर 2 हो गया। मान लो ऐसा है स्ट्रिंग, ऐसा ही बनने वाला है, ऐसा लैंग्वेज है तो स्ट्रिंग ऐसा बनेगा। मेरे पास तो स्टैक वही है, सेम स्टैक है। हम क्या करेंगे, क्या भाई, a पावर 6 b पावर 2 है ना, कितना 6 टाइम्स ये आएगा, 1 2 3 4 5 6, b 2 टाइम्स b ऐसा आएगा। हम a को पुश करना शुरू करेंगे। क्या किए? a कितना ये है? 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स a को हम पुश कर दिया, ठीक है। b आया तो पॉप करना है। कितना पॉप करना है भाई? एक b के लिए कितना a को पॉप करना है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे कि 3 टाइम्स, इसमें क्या किए थे, 3 टाइम्स b आने पर एक a को हम पॉप कर रहे थे। यहाँ क्या किए थे? 3 टाइम्स जब b आया था तो एक a को 1 टाइम्स a को हम पॉप किए हैं, ठीक है। यहाँ क्या करना है, यहाँ करना क्या है, देखो 3 टाइम्स a के लिए 1 टाइम b आ रहा है, 3 टाइम्स a के लिए 1 टाइम b आ रहा है। अगर a है जो 6 है तो b 2 ही है, इसका 3 टाइम्स है, मतलब कि 1 टाइम b के लिए 1b के लिए 3a को पॉप करना है, 1b के लिए 3a को पॉप करना है। 1b जैसे ही यहाँ मिला 3a को हम पॉप कर दिए, फिर अगला b मिला 3a को हम पॉप कर दिए। यहाँ स्ट्रिंग के एंड में पहुंच गए, यहाँ भी हम बॉटम में पहुंच गए। मतलब क्या है कि ये DCFL है। ये जो लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज बनेगा ये भी रहेगा क्या मेरा? DCFL कैसे चेक करना है समझ गए? केवल पुश पॉप करना है। एक स्टैक में कितना पुश करना है, कितना पॉप करना है, इस पर डिपेंड करेगा। कितना पुश करना है, कितना पॉप करना है, ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर जो पावर में है, इस पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हो बात को? ये हो गया। अब देखो एक और चीज देखो, तो वेरिएशन देख लो पहले, एकदम आसान चीज है। DCFL क्या है पूरा समझ में आ जाएगा यहाँ पर ही। डिटेल में फिर से हम इसको बताएंगे जब DCFL पर लैंग्वेज पर आएंगे ना, सब चीज आसान लगेगा वहां पर, ठीक है। थोड़ा टफ यहाँ नया लग रहा होगा, यहाँ समझ लोगे, बाद में जब DCFL लैंग्वेज बता रहे होंगे तो बहुत ही आसान लगेगा ये चीज, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और देख लो। मान लो लैंग्वेज इस टाइप से रहे, a पावर n b पावर 2n प्लस 3। मान लो ऐसा लैंग्वेज रहता है। इस लैंग्वेज का डिफरेंशन जो यहाँ पर है ऐसा रहता है, a पावर n b पावर 2n प्लस 3। इस टाइप से अगर रहता तो इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं हम? a पावर n b पावर 2n प्लस 3 है ना, 2n प्लस 3 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? b पावर 3 और b पावर 2n ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि b पावर 3 इंटू b पावर 2n करेंगे तो 2n प्लस 3 का पावर ऐड होता है, यही होता है ना। पावर में क्या करते हैं? a पावर b, अच्छा ऐसा करो, a पावर p b पावर q, अगर या अच्छा a पावर q है तो a पावर p प्लस q, यही होता है ना। a क्यूब प्लस a क्यूब इंटू a पावर 4 ऐसा रहे, a पावर 3 इंटू a पावर 4 रहे तो क्या करोगे? a पावर 7 कर लेते हैं। a पावर 7 करते हैं, क्यों? 3 प्लस 4 7 हुआ। ऐड करते हैं पावर को ऐड ही करते हैं ना। बस वही चीज यहाँ पर हम कर रहे हैं कि जो ऐड किया हुआ है उसको हम हटा रहे हैं, केवल हम साइड कर रहे हैं, कांस्टेंट वाले पार्ट को हम साइड कर रहे हैं। यहाँ क्या है? b पावर 2n प्लस 3 है, मतलब क्या है?
बी पावर 2n इंटू बी पावर 3 रहा होगा, हम बी पावर 3 को पहले ले आए, बी पावर 3 लिखे पहले, बाद में बी पावर 2n लिखे, यही किए हैं हम। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि मैं DCFL है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे भाई, यहाँ पर क्या किए, वैसा ही स्टैक हम बना रहे हैं, वैसा ही स्टैक बना रहे हैं। मान लो एक स्ट्रिंग हम लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, n का वैल्यू 2 है, क्या होगा भाई, a पावर 2 हो गया, a आ गया, b पावर 3 है, b, उसके बाद b पावर 2n, 2 इंटू 2 4, मतलब b पावर 4 टाइम्स b आया, ठीक है। b पावर 3 यहाँ है ना, b पावर 3 है ना, a आया पहले, a को हम यहाँ पुश कर लिए, फिर से a आया, इस a को भी हम यहाँ पुश कर लिए, a खत्म हो गया, a आया पुश कर दिए। जब b आया मेरे पास में, जब b आया है तो क्या करना है, पॉप करना है। लेकिन कब पॉप करना है भाई, जितना कांस्टेंट पार्ट है उतना पहले स्किप करो, पॉप b आने पर पॉप करना है, सही बात है, b जब आएगा तो हम पॉप करेंगे a को, ये बात कंफर्म है। लेकिन कौन से b में पॉप करना है, तो पहले जो कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स जो b आने वाला है उसको स्किप कर देना है, उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे क्या, b पावर 3 है ना, 1b 2b 3b, इतना तक b आए तो कुछ नहीं करना है, बस b काउंट करो, 1b 2b 3b, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पॉप नहीं करो, अभी यहाँ पॉप नहीं करना है। अभी पॉप कब करेंगे, जब एक कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स b हम क्रॉस कर जाएंगे, इसके बाद b मिला उसमें पॉप करना है। कितना b के लिए कितना है पॉप करना है, ये डेफिनेशन में देखेंगे क्या है, यहाँ पर b कांस्टेंट वाले को अलग हम कर लिए, ठीक है। अब देखिए b कांस्टेंट वाले को यहाँ काउंट कर लिए, a पावर n है, b पावर 2n है, मतलब a का 2 टाइम्स b है, a का 2 टाइम्स b है, मतलब 2b के लिए 1a पॉप करेंगे, फिर 2b के लिए 1a पॉप किए। यहाँ स्ट्रिंग भी इंड हो गया, यहाँ बॉटम में भी चले आए, मतलब कि ये जो लैंग्वेज है a पावर n b पावर 2n प्लस 3, ए लैंग्वेज भी मेरा DCFL है, ए लैंग्वेज भी मेरा DCFL है, समझ रहे हो बात को। तो इस टाइप का जब कभी लैंग्वेज मिले कि बीच में कुछ कांस्टेंट आ रहा है, वो भी DCFL होगा, समझ रहे हो। मान लो ऐसा b पावर में नहीं रहता, a के साथ में ही पावर रहता, a के साथ में रहता, मान लो ऐसा एज्यूम करो ऐसा a पावर 2n प्लस 3 b पावर n, मान लो ऐसा लैंग्वेज रहता, a पावर 2n प्लस 3, यहां पर 3 है, 2n प्लस 3 इंटू b पावर n, ऐसा लैंग्वेज रहता, तो क्या करते भाई, एक आएगा a आएगा तो क्या करना है, पुश करना है, a आएगा तो पुश करना है। लेकिन हम इसको पहले एक्सपेंड करेंगे, पुश करने के पहले हम करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे। देखो कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, एकदम आराम से देखो, बहुत आसान चीज है, ठीक है, बहुत आसान है, समझ में आएगा। अब पढ़ाई का मतलब क्या है, कोई नया चीज आए तो उसको समझने का कोशिश करना और समझना, यही पढ़ाई है। जब नया चीज नहीं समझोगे, नया चीज जब समझोगे ही नहीं, तो तुम्हारे नॉलेज में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो कोई भी अच्छा कंपटीशन नहीं क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या, इसको हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। कैसे एक्सपेंड करेंगे भाई, a पावर 2n प्लस 3 है ना, तो क्या हम किए, a पावर 3 इंटू a पावर 2n b पावर n, हम इसको एक्सपेंड ऐसे कर सकते हैं ना, a पावर 2n प्लस 3 है, तो हम 3 वाला जो पावर है पहले ले लिए, a पावर 3 कर लिए, a पावर 2n b पावर n, ऐसा हम कर लिए, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हम लेते हैं स्टैक लेते हैं। मान लो n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2 है, तो क्या है भाई, a पावर 3 है ना, तो a 3 टाइम्स है a, फिर a पावर 2n है, 2 इंटू 2 4 टाइम्स फिर से a आया, 4 टाइम्स फिर से a आया, उसके बाद b पावर n, b पावर 2, ठीक है, तो b 2 टाइम्स आया, ठीक है, यही आया है ना। सबसे पहले क्या है, a पावर 3 कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स है, क्या करेंगे 1 2 3, इस a के लिए 3a स्टार्टिंग का जो है a पावर 3, इसके लिए हम पुश करेंगे ही नहीं, हम स्किप करते जाएंगे। जैसे ही पहला a मिला स्किप कर दिए, दूसरा a मिला स्किप किए, तीसरा a मिला स्किप किए। स्किप करने का मतलब क्या है, हम पुश नहीं कर रहे हैं, बस हम रीड कर रहे हैं। अभी हम डायरेक्टली काउंट कर रहे हैं, 1a 2a 3a, हम नहीं पुश किए हैं,
उसके बाद ए मिलेगा, उसको हम पुश करेंगे। इसके बाद फिर से ए मिला है, ए पुश किए, कितना है 1 2 3 4, 4 ए है ना, चारों को हम पुश कर दिए, ये चारों को हम पुश कर दिए, ये चारों ए को पुश किए। कब? ए पावर 3 को स्किप किए हैं, उसके बाद में पुश किए हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या मिला? उसके बाद में मिला है बी, उसके बाद में बी मिला, बी पावर n है, यहाँ ए पावर 2n है, मतलब b का 2 टाइम्स ए है ना, तो एक b के लिए 1b के लिए 2 टाइम्स ए को पॉप करना है, तो 1b मिला है, 2a को हम पॉप किए, फिर से अगला b मिला, फिर से 2a को पॉप किए। देखो यहाँ स्ट्रिंग भी इंड हो रहा है, स्ट्रिंग इंड हो रहा है, यहाँ बॉटम में आ गए, मतलब कि ए लैंग्वेज भी है जो क्या है, ए लैंग्वेज भी मेरा DCFL है, ए लैंग्वेज भी मेरा DCFL है। तो DCFL का डिफरेंस समझ रहे हो? DCFL किसको बोलेंगे, चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे वो चीज समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या है, अच्छा मान लो इस टाइप से रहे, इस टाइप से अगर रहता, इस टाइप से रहता, मान लो a पावर n b पावर 2n माइनस 3, b पावर 2n माइनस 3 रहता, ठीक है। अब b पावर 2n माइनस 3 है, इसको हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, माइनस है ना, मतलब कि 2n से 3 टाइम्स कम है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे स्किप करेंगे, जैसे अभी हम स्किप कर रहे थे, +3 वाले में क्या था, हम स्किप कर जाते थे, ना तो पुश करते थे ना तो पॉप करते थे। यहाँ पर क्या है, -3 वाले में पुश पॉप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं इस केस में, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे नॉट DCFL, ये DCFL नहीं है। माइनस वाले में क्या लिखेंगे, नॉट DCFL, DCFL नहीं है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी काउंट करने के लिए नंबर ऑफ बी क्या है, ए है जो n टाइम्स है, ए है जो n टाइम्स है, बी है जो ट्वाइस -3, सम कांस्टेंट नंबर माइनस है, ठीक है। तो सब कांस्टेंट नंबर जब माइनस है तो हम ए को तो पॉप कर लेंगे, ठीक है, ए को हम पॉप कर लेंगे। जब बी आएगा तो हम ए को मतलब पुश कर लेंगे, ए आया तो पुश कर लिया स्टैक में, बी आएगा तो हम पॉप कैसे करेंगे, बी आएगा तो कैसे पॉप करेंगे, समझ रहे हो बात को? क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा नहीं है ना, एक्स्ट्रा में स्किप कर सकते हैं, कम है तो हम कैसे कर सकते हैं स्किप। प्लस रहने पर जब प्लस होता था यहाँ पर, तब तो हम स्किप करके काम चलाते थे, लेकिन माइनस है तो कैसे स्किप कर सकते हैं, तो स्किप नहीं करते। जब कभी भी किसी लैंग्वेज के लिए एक स्टैक में पुश पॉप करके काउंटिंग पॉसिबल नहीं रहे, जब कभी भी किसी लैंग्वेज के लिए पुश पॉप करके काउंटिंग पॉसिबल नहीं रहे, उस लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे, नॉट DCFL, DCFL नहीं है। सिंगल एक स्टैक का हम बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा स्टैक हम किसी क्वेश्चन में नहीं लिए थे। यहाँ पर भी एक स्टैक में ही हम चेक कर रहे हैं कि एक स्टैक में पुश पॉप नहीं हो रहा है, मतलब कि ये DCFL नहीं है। समझ रहे हो कौन सा DCFL है कौन नहीं है? मान लो यहाँ पर रहे क्या, यहाँ पर कोई और सिंबल रहे, 2n है डिवाइडेड बाई 3 रहे, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, हम कैसे पुश पॉप कर लेंगे, ये भी नहीं हम कर सकते हैं। समझ रहे बात को? अब मान लो यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, 2n इंटू 3 है तो 3 इंटू 2 6n हो गया, 6n हो गया, ये हम कर सकते हैं, तो प्लस वाले को भी हम कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाले को भी हम कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई किए a पावर n b पावर 6n बन गया है। अब प्लस वाले को भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वाले को भी हम कर सकते हैं। जब कभी भी हम एक स्टैक से काउंटिंग पुश पॉप करके कर लें, अगर हम बॉटम में आ जाए इंड में, स्ट्रिंग जब इंड हो मेरा, तो जब स्टैक के बॉटम में अगर हम आ जाएं, उसको हम DCFL बोलेंगे। अगर एक स्टैक से पॉसिबल नहीं है पुश पॉप करना तो DCFL नहीं है, ठीक है। ये हम देख लिए, बेसिक हम लोग DCFL के बारे में देख लिए, ठीक है। अब देखो कुछ और, हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं। अभी अब जो मेन क्वेश्चन मेरा है, बेसिक चीज जरूरी था, DCFL क्या है, एक नया वर्ड आया था, उसको जानना जरूरी है। बाद में DCFL का बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बाद में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जब DCFL टॉपिक हम बता रहे होंगे, वहां पर बहुत ही आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ देखते हैं, एकदम आराम से समझो, कोई ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, एस्ट्रोफिजिक्स हम बताने जा रहे हैं, एकदम आसान चीज है, इसमें कुछ है
कुछ भी दिख रहा है, ए और बी को हम काउंट कर रहे हैं, बस यही तो है यहाँ पर। समझ लो बात को, एकदम आसान चीज है, एकदम आराम से समझो, हर चीज समझ में आएगा, 100% गारंटी हम दे रहे हैं समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं, 11 एक लैंग्वेज है जो कि DCFL था, हम देख लिए थे। L2 एक लैंग्वेज है, ये भी DCFL है, वो भी हम देख लिए। अब 11 यूनियन L2 क्या होगा भाई? यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब क्या होता है? अगर एक सेट A है, एक सेट B है, A है, A B है, मान लो A है जो ब्लू रीजन वाला है, ठीक है, और B है जो रेड वाला रीजन है, ठीक है। A यूनियन B मतलब क्या होगा? A यूनियन B अगर लिखेंगे यहाँ पर, A यूनियन B मतलब क्या होगा? जितना भी शेडेड पोर्शन है, कैसा शेडेड पोर्शन दिख रहा है? ऐसा, ऐसा, ठीक, यही है ना, बीच में ऐसा कॉमन आया दोनों का, ठीक है। एक कंप्लीट पोर्शन जो है ये सब के सब A यूनियन B में आ गया। A यूनियन B का मतलब क्या होता है? A प्लस B माइनस ये दोनों में जो कॉमन है। A यूनियन B कैसे लिखते हैं? A यूनियन B लिखने का जो तरीका है सेट थ्योरी में कैसे लिखते हैं? A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, यही लिखते हैं ना। A यूनियन B ऐसे ही लिखते हैं ना सेट थ्योरी में हम लोग, A यूनियन B इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो गया? जो कॉमन पार्ट रहता है इतना दूर का जो कॉमन पार्ट रहता है, जो A में भी एक बार काउंट कर लिए और B में भी एक बार काउंट कर लिए। A में भी एक बार हम इसको काउंट कर लिए कॉमन पार्ट को, और B में भी हम कॉमन पार्ट को काउंट कर लिए हैं, ठीक है। इसलिए हम एक बार माइनस कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यूनियन फाइंड करना मतलब कि दोनों रहना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के लिए देखो यहाँ क्या है, A पावर n B पावर n है, A पावर n B पावर n, या फिर A पावर n B पावर n रहे, या फिर A पावर n B पावर 3n रहे, यही है ना। A पावर A के बराबर B रहे, या फिर B है जो A का 3 टाइम्स रहे। 11 में A और B बराबर है, L2 में A का 3 टाइम्स B है, तो 11 यूनियन L2 का मतलब क्या हुआ? या तो L1 को बिलोंग करे या तो L2 को बिलोंग करे, यही हुआ ना। ये दोनों को जब यूनियन लिखेंगे तो या तो L1 को बिलोंग करेगा स्ट्रिंग, या तो L2 को बिलोंग करेगा, कहीं भी बिलोंग कर सकता है। तब सोचो, मान लो इस टाइप का लैंग्वेज है, मेरे पास में एक स्टैक है, इसका सारा स्ट्रिंग हम चेक कर सकते हैं क्या? यहाँ पर सारा स्ट्रिंग चेक कर, देखो स्ट्रिंग बनाकर देखते हैं, ठीक है। A पावर n B पावर n है ना, मतलब A B, एक स्ट्रिंग ऐसा है, A बराबर B है, ठीक है। A पावर n B पावर 3n है, A है, अगर वो 1 टाइम में आया तो B कितना आएगा? 3 टाइम्स आएगा, A B B B, ठीक है, यही है। मान लो पहला स्ट्रिंग को हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर A लिए B आया तो क्या किए? इसको हम पॉप कर लिए। चलो A स्ट्रिंग मान लो है A पावर n B पावर n, ठीक है। यहाँ पर लिए हम A लिए हैं, फिर 3 B आएगा, 3 टाइम्स B आएगा, तो इसको हम पॉप कर लेंगे, ठीक है। इसको हम पॉप कर लिए, काउंट मेरा हो गया। लेकिन कब हम 1 B के लिए 1 टाइम्स A को हम पॉप करेंगे, और कब हम 3 टाइम्स B के लिए 1 A को पॉप करेंगे, ये पता है क्या? ये स्टार्टिंग जब स्ट्रिंग से है, जैसे A के बाद B आया ना, हम क्या कहते हैं? A के B के लिए, यहाँ तो हम विजुअली देख ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 1 B के लिए 1 A पॉप करेंगे तो इंड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या किए? A के बाद में 3 B है, 3 B के लिए 3 टाइम्स B के लिए 1 A को पॉप किए, दिख रहा है हमको, सही हो गया। लेकिन सिस्टम जब स्कैन कर रहा होगा, जब कंप्यूटर में चीज रहेगा, सिस्टम स्कैन करेगा तो क्या करेगा ये, कि मान लो ऐसा स्टैक है, A आया, A यहाँ पुश किया है, ठीक है। B आया, अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि इस B के लिए इसको पॉप कर लें या फिर 3 टाइम्स B को हम करें, क्योंकि A और B तो दोनों में कॉमन है ना। यहाँ से देखो A B है जो दोनों में ही कॉमन है, दोनों में कॉमन है। मान लो B के लिए पॉप कर ले को, मान लो B के लिए पॉप कर ले, एक B के लिए इसको पॉप कर लिया, और यहाँ पर स्ट्रिंग ऐसा रहे, पॉसिबल है ना। A के बाद में B आया, A आया पुश किया, B आया इसको पॉप कर दिया। ये सिस्टम क्या समझा कि मान लो हो सकता है ऐसा स्ट्रिंग होगा, एक B के लिए एक A को पॉप करना है, ठीक है। A कर लिया पॉप, अब बाकी 2 B का क्या करेंगे? बाकी 2 B का क्या करेंगे? मान लो स्ट्रिंग ऐसा नहीं, ये वाला स्ट्रिंग था,
मान लो ए स्ट्रिंग नहीं होकर ए वाला स्ट्रिंग था, ठीक है, तब जब ए स्ट्रिंग है तो यहाँ बाकी बी का क्या करेंगे, यहाँ तो हम बॉटम में चले आए, ऐसा ही बात है, यहाँ हम बॉटम में चले आए हैं, लेकिन यहाँ तो इंड नहीं हुआ है ना। जब बॉटम में चले आएंगे पॉप करने के बाद, यहाँ पर इंड भी हो जाए स्ट्रिंग, तब हम लोग क्या बोलते हैं, DCFL बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो DCFL नहीं है। समझ रहे हो बात को? बस वही चीज यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर a पावर n b a के बराबर b रहना है या फिर a का 3 टाइम्स b होना है, ये कंफर्म नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी a हो सकता है, कभी a हो सकता है। मान लो ऐसा है, एक स्ट्रिंग a भी है, एक स्ट्रिंग इसके बेसिस पर है, फिर से एक स्ट्रिंग आ जाए a b b, इसके बेसिस पर आ गया, एक बार इसके बेसिस पर है, एक बार इससे एक स्ट्रिंग है, एक बार फिर इससे आया है, अल्टरनेट मान लो आया हुआ है, कोई भी ऑर्डर रहे, ये समझ नहीं पाएगा कब पुश करना है कब पॉप करना है। समझ रहे हो? पुश करने का तो मान लो समझ लिया कि जितना ए आया सबको पुश करते जाना है, पॉप नहीं समझ में आ रहा है। तो जब कभी कंफ्यूजन इस टाइप का रहे तो क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नोट DCFL। DCFL नहीं है, DCFL नहीं है। जब DCFL नहीं है तो क्या देख रहे हैं, यहाँ DCFL है, यहाँ भी DCFL है, और यूनियन है जो DCFL नहीं है। मतलब क्या है, DCFL इज नॉट क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेशन। समझ रहे हो बात को? DCFL है जो यूनियन ऑपरेशन से, यूनियन ऑपरेशन के लिए DCFL क्लोज्ड नहीं है। एकदम आराम से समझो, बेसिक चीज है। ए DCFL था मेरा, ए भी DCFL था, दोनों को जब यूनियन हम लिए हैं यहाँ पर, तो क्या दिखा भाई, DCFL नहीं है। मतलब क्या होगा, DCFL यूनियन ऑपरेशन के लिए क्लोज नहीं है। जैसे कि पहले हम लोग देखे थे कि CFL है जो इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के लिए क्लोज नहीं था। मतलब कि दो CFL का इंटरसेक्शन हो सकता है, मे और मे नॉट बी ए CFL। दो CFL का मतलब एक कोई पार्टिकुलर CFL का, एक CFL का कॉम्प्लीमेंट मे और मे नॉट बी CFL। मतलब कि CFL इज नॉट क्लोज अंडर इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। बस वही चीज यहां भी है कि DCFL इज नॉट क्लोज अंडर यूनियन। यूनियन में क्लोज नहीं है। समझ रहे हो बात को? DCFL क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, वो चीज हम देख लिए, ठीक है। अच्छा, ये CFL है या नहीं है, CFL है या नहीं है, सिंपल जानो, जब कभी भी इस टाइप का कंपैरिजन रहे, दो अल्फाबेट के बीच का कंपैरिजन हो, दो अल्फाबेट के बीच का कंपैरिजन हो, अब बीच में और रहे, या तो ऐसा या तो ऐसा, इस टाइप से अगर रहे, या तो ये रहे या तो ये रहे, इस टाइप से, ये CFL होगा, ये CFL होगा। DCFL नहीं होगा लेकिन CFL होगा। अब बोलो DCFL और CFL में तो डिफरेंस क्या रहा, DCFL और CFL में डिफरेंस क्या रहा आखिर? सिंपल देखो, DCFL में क्या हम बोले, D का मतलब क्या है, डिटरमिनिस्टिक। D का मतलब क्या है, डिटरमिनिस्टिक। मतलब कि पहले से ही वो डिटरमिनिस्टिक है। क्या ये करना क्या है हम लोग को स्टैक में करना क्या है, मतलब कब हम लोग को पुश करना है, कब पॉप करना है, पहले से पता रहे, प्री डिफाइंड रहे। अगर कब पुश करना है कब पॉप करना है, अगर प्री डिफाइंड रहे, उसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक। इसलिए DCFL होता है। डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या है, प्री डिफाइंड होना चाहिए पहले से, कब स्टैक में हम लोग पुश करने वाले हैं, कब पॉप करने वाले हैं। जब एश्योरिटी रहे, पुश पॉप का हम लोग के पास में प्री डिफाइंड रहे ये चीज, उसको बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक CFL। डिटरमिनिस्टिक है, ठीक है। एक डिटरमिनिस्टिक हो गया, एक नॉन डिटरमिनिस्टिक हो गया। मतलब प्री डिफाइंड नहीं है, कब पुश करना है कब पॉप करना है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। प्री डिफाइंड नहीं है, करना है पुश पॉप ही, करना है पुश पॉप ही। यहां पर इसमें दोनों में करना है पुश पॉप ही, लेकिन कब पुश पॉप, कौन सा
कितना के साथ में क्या पॉप करें, जैसे बी आया तो बी के साथ में वन ए को पॉप करेंगे या फिर मल्टीपल बी के साथ में ए को पॉप करेंगे, ये कंफर्म चीज नहीं अगर रहे तो उसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक CFL। नॉन डिटर्मिनिस्टिक CFL को डायरेक्टली CFL ही बोलते हैं, समझ रहे हो। डिटर्मिनिस्टिक CFL को DCFL एक नाम दे दिए, और जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है जिसमें प्री डिफाइंड नहीं रहे उस पॉप के बारे में, उसको हम लोग CFL बोलते हैं। CFL का मतलब ये भी है नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी बोल सकते हैं, और DCFL का मतलब कि डिटर्मिनिस्टिक, प्री डिफाइंड होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो यहां पर क्या है, प्री डिफाइंड नहीं है। अब तो काम कैसे करता है आखिर, ये कैसे काम करता होगा, जब प्री डिफाइंड नहीं है तो CFL कैसे काम कर लेगा, ये CFL कैसे काम करेगा। CFL करता क्या, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ना, सारा पॉसिबिलिटी को चेक करता है, सारा पॉसिबिलिटी को ही चेक करता है। सारा पॉसिबिलिटी चेक करने का मतलब क्या है, जब कभी भी ये स्ट्रिंग मिलेगा ना, एक स्ट्रिंग मिला ना, इसको दोनों टाइप से करके देखेगा, इसको इससे भी करके देखा, इससे भी करके देखा, अगर किसी एक में मिल गया तो स्ट्रिंग ओके है। फिर से एक स्ट्रिंग मिला है, इसकी स्ट्रिंग को इसके बेसिस पर भी करके देखा, इसके बेसिस पर भी करके देखा, किसी एक में टैली कर गया मतलब स्ट्रिंग ओके है। फिर अगला स्ट्रिंग मिला है, इससे भी करके देख रहा है, इससे भी करके देख रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग किसी एक में आने का मतलब ये ओके है, समझ रहे हो। डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब समझ गए। सेम ऐसे ही डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक को लेकर समझो, नया वर्ड आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये सब चीज आगे आने वाला है, अभी बेसिक हम बता रहे हैं, अभी केवल नया नया वर्ड जो भी आने वाला है मेरा सिलेबस में सब हम बता दे रहे हैं पहले ही, ठीक है। एक और चीज देखो क्या आएगा, एक आएगा DFA, एक आएगा NFA, DFA और NFA आएगा, ठीक है। एक क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एक और क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब जैसे यहां पर है कि प्री डिफाइंड होना चाहिए, करना क्या है, सेम यहां भी यही होता, फाइनाइट ऑटोमेटा में डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि वन वे होना चाहिए, वन वे होना चाहिए, श्योर शॉर्ट कि इस तरीके से जाएंगे तो डेस्टिनेशन पर पहुंचे। डेस्टिनेशन मतलब क्या, फाइनल स्टेट। टीओसी में हम क्या बताए थे, एक स्टार्टिंग स्टेट होगा, एक फाइनल स्टेट होगा मशीन में। मशीन कैसा रहेगा टीओसी का, मशीन कुछ ऐसा रहेगा, यहां से स्टार्ट किए, स्टार्टिंग स्टेट है, ऐसा सिंबल है मतलब कि स्टार्टिंग स्टेट है, फिर इससे किसी और स्टेट में गए, इससे किसी और स्टेट में गए, फिर ऐसा रहे, दो रहे, इस टाइप का दो सर्कल रहे, ये क्या है, इसको बोलते हैं फाइनल स्टेट। ये एरो रहे एक ऐसा आ रहा हो, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग स्टेट। बीच का क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट है सब है, ठीक है। ये स्टार्टिंग स्टेट, ये फाइनल स्टेट है। तो यहां से यहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता अगर है, एक ही रास्ता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिटर्मिनिस्टिक। समझ रहे हो बात को, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या हो गया भाई, हो सकता है यहां से कुछ ऐसा रहे, ऐसा आए और यहां पर एक फाइनल स्टेट में चला है, या तो इधर चला जाए या तो इधर चला जाए, क्या है, ये कंफर्म नहीं है कि इस रास्ते जाना है या इस रास्ते जाना है। फाइनल स्टेट यहां भी मिलेगा, इस रास्ते में भी है, इस रास्ते में भी है, कौन सा रास्ता जाना है अगर प्री डिफाइन नहीं है तो क्या होगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा। और ये जो मशीन बनाई इसको मशीन बोलते हैं, ये जो स्टेट बहुत सारा बनेगा इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मशीन बोलते हैं, और इसको ही हम लोग बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब क्या, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट से बना हुआ, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट है, इनफाइनाइट नहीं है, समझ रहे हो बात को। ये क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है, कितना काउंट कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ स्टेट अगर हम काउंट कर सकते हैं तो क्या बनेगा, फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा। फाइनाइट ऑटोमेटा में दो वेरिएशन आने वाला है, क्या है भाई, एक DFA आएगा, एक ही रास्ता रहे फाइनल स्टेट जाने का, उसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं, और मल्टीपल रास्ता अगर है फाइनल स्टेट जाने का उसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं, ठीक है। ये समझ गए। तो जैसे DCFL और CFL यहाँ है, वैसे ही फाइनाइट ऑटोमेटा में भी DFA और NFA होगा। ये समझ रहे हैं, बेसिक चीज है, ठीक है, ये समझ गए। ये आएगा जब रेगुलर लैंग्वेज बता रहे होंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा कहाँ पर होता है, रेगुलर लैंग्वेज के लिए होता है। रेगुलर लैंग्वेज जब बताएंगे उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये बहुत अच्छे से DFA क्या है आज बहुत अच्छे से बताएंगे, अभी बस इस वर्ड को हम बता दे रहे हैं,
ठीक है। अभी जो कुछ भी बता रहे हैं सब बेसिक एक बार हम बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तुमको वर्ड से। जो भी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन हम बता रहे हैं, बाद में हर चीज को डिटेल में बताने वाले हैं। एकदम स्टार्टिंग से रेगुलर लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। अभी बस हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, DFA है और NFA, ये जान लिए क्या है। यहाँ पर CFL और DCFL के बारे में हम लोग जान लिए, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, जितना भी है बेसिक चीज उसको सीख लेते हैं। बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो बाद में जो भी चीज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत ही आसान से समझ में आएगा। बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो यहां तक का हो गया है DCFL सब का। उसके बाद में देखते हैं क्या, इसके बाद में, अच्छा इसको भी हटा लो, फिर इतना लिखा हुआ है, चलो ये हो गया क्या, ये लैंग्वेज है, यूनियन है, जो DCFL नहीं है। DCFL नॉट क्लोज्ड अंडर यूनियन है। इसके अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, L इक्वल टू C A पावर N B पावर N और D A पावर N A पावर 3N। अच्छा A पावर 3N नहीं, यहां पर B पावर 3N कर लो। यहां पर क्या है, B पावर 3N है। चलो यहाँ पर A पावर N B पावर 3N है, N ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब लैंग्वेज कैसा दिख रहा है, जैसे ये देखो L1 यूनियन L2 में देखे हैं A पावर N B पावर N, यहाँ भी A पावर N B पावर N, यहाँ A पावर N B पावर 3N, A पावर N B पावर 3N, ऐसा ही दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। मतलब कि ये क्या था, A लैंग्वेज क्या था, DCFL नहीं था। A लैंग्वेज जो है, A जो लैंग्वेज है L1 यूनियन L2, ये DCFL नहीं है। मतलब क्या, A लैंग्वेज भी DCFL नहीं होना चाहिए, A लैंग्वेज भी DCFL नहीं होना चाहिए। देखकर ऐसा ही लग रहा, लेकिन ये DCFL है। क्यों है DCFL, किसको बोलते थे हम लोग, प्री डिफाइंड होना चाहिए। करना क्या है, प्री डिफाइंड होना चाहिए, करना क्या है हम लोग को, मतलब कहां पर क्या करना है, स्टैक में क्या करना है, पुश करना है या पॉप करना है, ठीक है। तो मान लो एक स्ट्रिंग लेते हैं, हम इसका एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा, C से स्टार्ट करना है, एक 1 टाइम C है, उसके बाद में N का वैल्यू 2 लेते हैं, तो A B 2 टाइम्स आएगा B। इसका एक स्ट्रिंग लेते हैं, इसका हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, क्या है D, N का वैल्यू 2 ही लेते हैं, ठीक है। A B कितना है, 2 × 3 6 टाइम्स आ गया, तो B कितना 6 टाइम्स हो गया, ठीक है। एक स्ट्रिंग हम इसका लिए हैं, एक स्ट्रिंग इसका ले लिए हैं, ठीक है। हम देखते हैं DCFL है या नहीं है। DCFL मतलब क्या होना चाहिए, पुश पॉप क्या करना है, क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए, कब पुश करना है कब पॉप करना है, प्री डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। हम लोग को मिला C मिला है, कुछ नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि C के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, किसी को नंबर ऑफ C के साथ में कंपेयर कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल C है, हो सकता है यहाँ पर C पावर M रहे, ये दोनों N रहे, C पावर M रहे, नंबर ऑफ C कितना भी रहे क्या फर्क पड़ता है, 1 टाइम्स C रहे या 2 टाइम्स रहे या 10 टाइम्स रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कंपेयर तो कर रहे हैं किसको, A और B को हम कर रहे हैं। यहाँ पर D है, D पावर M भी हो सकता है, D पावर M D पावर M कुछ भी रहे, N को छोड़कर, N रहेगा तो इससे कंपेयर करना पड़ जाएगा, समझ लो। तो कुछ भी नंबर ऑफ D कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ C कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके स्ट्रिंग को हम लेते हैं, C आया है ना, C को हम स्किप कर देंगे, C को हम स्किप किए, A आया, A को हम पुश किए, A फिर से A आया है, फिर से A को हम पुश किए हैं, अब B आया है, B में पॉप कैसे करना है, कैसे पॉप करे भाई, इसके अकॉर्डिंग करे या इसके अकॉर्डिंग करे। तो याद रखो यहाँ एक C दिया हुआ है, C क्या है, एक मार्किंग दिया हुआ है कि जब कभी C मिल जाए, जब कभी स्टार्टिंग में C मिले, नंबर ऑफ C कितना भी रहे, नंबर ऑफ C पावर M है, कितना भी C रहे, जब कभी स्टार्टिंग में C मिल जाए तो O1 B के लिए O1 A को पॉप करना हो कि A और B इक्वल है, A और B इक्वल है, C हम लोग को मिल गया है ना, पहले C यहाँ ही मिल गया, मतलब क्या समझ लिया कि अच्छा ये जो स्ट्रिंग आने वाला है इससे बिलोंग कर रहा है, प्री डिफाइंड हो गया। यही चाहिए था ना, यहाँ पर यही कंफ्यूजन था कि ये जो स्ट्रिंग है इससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा, नहीं पता चल रहा था। यहाँ क्या है, एक मार्किंग लगा दिया गया, जैसे ही C से स्टार्ट होगा, C से अगर स्टार्ट हुआ मतलब कि वो स्ट्रिंग इससे बिलोंग कर रहा है।
डी से स्टार्ट हुआ है, ए स्ट्रिंग इससे बिलोंग कर रहा है। तो जब सी से स्टार्ट हुआ, ए स्ट्रिंग इससे बिलोंग करना है, इसके अकॉर्डिंग पुश पॉप कर लेंगे। फिर क्या है, ए पावर एन बी पावर एन इक्वल है, तो इक्वल के लिए पुश पॉप करेंगे। ए को पुश कर लिए, बी आया, O1 बी के लिए O1 ए पॉप किए, बी और बी इक्वल है ना, फिर से O1 बी के लिए O1 ए पॉप किए, बॉटम में आ गए, यहाँ पर ए स्ट्रिंग भी इंड हो गया। मतलब क्या है, ये DCFL है। ये पता चल गया कि ये पार्ट तो DCFL है, पक्का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, डी आया है। डी आने का मतलब क्या है, डी आने का मतलब क्या है, डी आया है। इस डी का मतलब क्या है, ये मार्किंग है कि 3B के लिए 1 टाइम्स ए को पॉप करना है, 3B के लिए 1 ए को पॉप करना है। जैसे मान लो ए यहाँ पर 2 ए है, पहले डी आएगा, स्किप कर लेंगे, ए को पुश करेंगे पहले, फिर ए को पुश करेंगे यहाँ पर, फिर बी आया कितना 3 टाइम्स, 3B के लिए एक ए को पॉप किए, फिर से 3B के लिए एक और ए को पॉप किए, यहाँ बॉटम में आ गए, यहाँ स्ट्रिंग ओवर हो गया। मतलब क्या है, ए लैंग्वेज क्या बन गया मेरा, ए लैंग्वेज बन गया DCFL, DCFL लैंग्वेज बन गया है। समझ रहे हो, ए DCFL नहीं था, क्यों, क्योंकि का एक स्ट्रिंग कहाँ बिलोंग कर रहा है पता नहीं चल रहा है, इसलिए क्या था, CFL था, मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक CFL, उसको CFL बोलते हैं। DCFL मतलब डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है। यहाँ डिटर्मिनिस्टिक है, जैसे C आएगा स्टार्टिंग में, क्या करना है, एक B के लिए एक ए को पॉप करना है, ठीक है। जहां कहीं D आएगा तो 3B के लिए एक ए को पॉप करना है। मार्किंग किया हुआ है, स्टार्टिंग में C और D से मार्किंग किया हुआ है, तो क्या बन गया, ये मेरा DCFL बन गया। समझ रहे बात को, ये समझ में आ गया। इसके बाद में क्या है, बेसिक जो CFL और DCFL के बारे में है, एक बेसिक रफ आइडिया मिल गया हम लोग को। फिर जब CFL लैंग्वेज हम स्टार्ट करेंगे, वहां पर CFL और DCFL के बारे में जितना भी प्रॉपर्टी है, किस टाइप का कैसा कैसा स्ट्रिंग होगा, कैसा लैंग्वेज होगा, हर चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये बस 2 क्वेश्चन इसके लिए ही था कि CFL और DCFL के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी आए माइंड में, ठीक है। फर्दर जो भी है इसका डिटेल जितना भी CFL DCFL का जब हम मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहां पर हम बताएंगे, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन क्या है कि एक लैंग्वेज के लिए ग्रामर लिखना है हम लोग को, ठीक है। एक लैंग्वेज के लिए ग्रामर लिखना है। क्या लैंग्वेज है भाई, L इक्वल टू सेट ऑफ ऑल बुलियन एक्सप्रेशंस, सेट ऑफ ऑल बुलियन एक्सप्रेशंस। बुलियन एक्सप्रेशन क्या क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या क्या होता है, यूनियन रहता है, इंटरसेक्शन रहता है, कॉम्प्लीमेंट रहता है, यही होता है ना बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन में यही होता है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट रहना, ठीक है। तो यहां पर कैसे लिखेंगे हम लोग, S goes to B यूनियन B। यूनियन को हम लोग क्या लिखते हैं, यूनियन को हम लोग क्या लिखते हैं, यूनियन को प्लस भी लिखते हैं, ठीक है। यहां प्लस भी लिख सकते हैं ऐसे, B यूनियन B, B इंटरसेक्शन B, B कॉम्प्लीमेंट। यहां पर क्या है, बुलियन में क्या है, एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। बुलियन मतलब क्या, 0 1 होना है, 0 1 होना है, या तो 0 1 लिख लो या फिर ट्रू और फॉल्स लिख लो, या तो 0 1 लिख लो या तो ट्रू फॉल्स लिख लो। यहां से क्या है, अच्छा एस है ना, एस को हटाकर मान लो बी से ही हम स्टार्ट करते हैं, बी का ही हम लिखते हैं, ठीक है। एस को हटाकर मान लो हम लोग बी के लिए ही लिखते हैं, बी के लिए प्रोडक्शन हम लिखते हैं, बी गोज टू बी यूनियन बी, या फिर बी इंटरसेक्शन बी, या फिर बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर बी को हम रिप्लेस करेंगे लास्ट में ट्रू से या फॉल्स से। समझ रहे हो बात को, ये क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन लिखने के लिए ग्रामर ऐसा ही होगा, इस टाइप का ही ग्रामर होना है। समझ रहे हो बात को, एक जो भी एक्सप्रेशन बुलियन अलजेब्रा में आता है, बुलियन अलजेब्रा जो डिजिटल लॉजिक में पढ़ना है, बुलियन अलजेब्रा में जो भी एक्सप्रेशन आता है उसको हम लोग, उसके लिए एक ग्रामर हम लोग डिजाइन कर लिए कि इस टाइप का ग्रामर से सारा बुलियन एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, ठीक है। सेम ऐसे ही अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ क्या है, L इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एरिथमेटिक एक्सप्रेशन ओवर अल्फाबेट A और B। A और B के लिए क्या करना है, जितना भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जितना भी अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या क्या होता है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, यही सब होता है ना,
ठीक है, वो सबको लिखना है। ठीक है, कैसे हम लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे, एस गोज टू ए प्लस ए और ए माइनस ए और ए मल्टीप्लीकेशन ए और ए डिवीजन ए और प्लस माइनस इंटू डिवीजन हो गया। एक और ब्रैकेट के लिए ले लेते हैं क्योंकि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन तो कहीं ब्रैकेट का भी यूज होना है। ठीक है, ऐसा ए रहे, अच्छा ए से नहीं करके ए से ही करते हैं इसको। ठीक है, ए से ही करते हैं, ए गोज टू ए प्लस ए माइनस ए इंटू ए डिवीजन ए ब्रैकेट, यही टाइप का होगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, मान लो हम लोग को चाहिए ए और बी के लिए है ना, ए और बी के लिए है ना, यहां पर ए बी लास्ट में ऐसा कर लिए। जब फाइनली जब हम ए को रिप्लेस करेंगे तो टर्मिनल से ए और बी से रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, मान लो इस टाइप का एक्सप्रेशन एक रहे, ए प्लस बी इंटू बी, ऐसा रहे तो हम ड्राइव कैसे करेंगे इसको, ए प्लस बी इंटू बी कैसे करना है भाई, सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ए लिखिए सबसे पहले, उसके बाद क्या किए, ए इंटू बी है ना, ब्रैकेट एक साइड में है, एक बी है। ठीक है, तो स्टार वाला लेना है, स्टार वाला क्या है, ए इंटू ए गोज टू ए इंटू ए, इस प्रोडक्शन को लिए क्या बन गया, इससे क्या बन गया, ए स्टार ए बन गया। ठीक है, अब लाना है क्या, ए प्लस बी ब्रैकेट में लाना है, तो इसके लिए हम प्रोडक्शन क्या यूज किए हैं, जो ब्रैकेट वाला है। ठीक है, ए गोज टू ब्रैकेट वाला जाना है, ए गोज टू ऐसा ब्रैकेट में चला गया। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटू बी है ना, केवल इंटू बी है ना, इसके लिए डायरेक्टली हम बी पुट कर लिए। ठीक है, इसके बाद में जब ए आया, अब यहाँ ब्रैकेट यहाँ रहेगा, ए को हम क्या करेंगे, ए प्लस बी है ना, ए गोज टू ए प्लस ए कर लिए, तो क्या हो गया, ए प्लस ए कर लिए, ब्रैकेट तो बाहर में है ही, ब्रैकेट बाहर में है ही, फिर बाद में इस ए को ए गोज टू ए कर लिए टर्मिनल, फिर ए गोज टू बी कर लिए, मतलब कि इस ए के लिए ए आ गया, इस ए के लिए बी आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया, ए प्लस ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस ए की जगह पर यहाँ बी लिए, इसके जगह पर ए लिए, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्टार कौन सा, बी, स्टार बी। देखो यही एक्सप्रेशन बन गया। तो इसके हेल्प से यहाँ जो ये जो प्रोडक्शन है, इसके हेल्प से हम सारा जितना भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है सबके सब हम कर सकते हैं परफॉर्म। जितना भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है सबके सब हम इस ग्रामर के हेल्प से हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और ये जो जब एक्सपेंड हम करते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं, जो एक्सपेंड कर रहे हैं, ए को ऐसे लाए, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ट्री। इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ट्री। डेरिवेशन कर रहे हैं किसी भी एक तरह का, क्या है, एक स्ट्रिंग है एक तरह का, इसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन इस मान लो इसको लैंग्वेज लेते हैं, इस लैंग्वेज का एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को जब ड्राइव करते हैं प्रोडक्शन के हेल्प से हम लोग इस तरीके से, ऐसा फॉर्मेट में, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ट्री। ये ट्री का स्ट्रक्चर ही है। अगर ऐसे उल्टा कर दो, मान लो ये रूट है, ट्री जैसा ऐसे हो रहा है, ठीक है, ट्री का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, डेरिवेटिव ट्री। मतलब क्या, डेरिवेशन कर रहे हैं इस ट्री के हेल्प से हम लोग। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कर लिए हम लोग, ये प्रोडक्शन लिख लिए, मतलब कि ये ग्रामर हम लोग लिख लिए, और डेरिवेटिव ट्री के हेल्प से हम लोग एक ड्राइव भी कर लिए। हम लोग ड्राइव करके देख लिए किस तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन को इस पर्टिकुलर ग्रामर के हेल्प से हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, L इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम्स ओवर A एंड B। सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम्स ओवर A एंड B। पैलिंड्रोम का मतलब क्या है, पैलिंड्रोम का मतलब क्या है, स्टार्टिंग बेसिक में पैलिंड्रोम बताए थे, इवन पैलिंड्रोम, ऑड पैलिंड्रोम। वो मतलब क्या था, जो मिरर इमेज होना चाहिए हाफ हाफ में, जैसे क्या, A B A,
एक क्या है, एक पैलिंड्रोम एक तरह का है। मान लो मिडिल में है 3 है ना, इसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो 3/2 1.5 आया, ठीक है। 1 को लेंगे अगर बीच वाले को हम, इधर भी ये है इधर भी है, एक कंप्लीट क्या है, एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। यहाँ लेते हैं ए बी ए बी ए, यहाँ 20 से अगर डिवाइड करते हैं, ए बी ए इधर भी है, ए बी ए इधर भी है, ये क्या हो गया, ये मेरा पैलिंड्रोम हो गया। ये क्या है, इवन पैलिंड्रोम है। क्यों है भाई, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितना है, 3 + 3 6, इवन नंबर है तो इवन पैलिंड्रोम हो गया। ऑड नंबर है 3 है, 1 2 3 है तो ऑड पैलिंड्रोम हो गया। समझ रहे हो, ऐसा रहे ए बी ए, ठीक है। ये बीच वाले को अगर छोड़ते हैं हम, लेफ्ट में जो है वही राइट में भी है, मतलब क्या हो गया, ये पैलिंड्रोम हो गया। कैसा पैलिंड्रोम हो गया, 1 2 3 4 5 है, ऑड नंबर है, ऑड पैलिंड्रोम हो गया। तो इस टाइप का इवन सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम्स, मतलब इवन पैलिंड्रोम प्लस ऑड पैलिंड्रोम का बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है, इवन पैलिंड्रोम प्लस ऑड पैलिंड्रोम, दोनों पैलिंड्रोम का बात कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या, हम लोग को ऐसा ग्रामर लिखना है, ऐसा ग्रामर हम लोग को लिखना है जिससे कि जितना टाइप ऑफ पैलिंड्रोम्स है ए और बी से जितना टाइप ऑफ पैलिंड्रोम, ए और बी क्या है, अल्फाबेट है, ए और बी क्या अल्फाबेट है, ओवर अल्फाबेट ए एंड बी बोल रहा है, तो ए और बी से जितना टाइप ऑफ पैलिंड्रोम्स पॉसिबल है, सबके सब उस पर्टिकुलर ग्रामर से हम लोग फाइंड आउट कर ले। समझ रहे हो, इस टाइप का हम लोग को ग्रामर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मान लो ऐसा करते हैं, एस गोज टू, इस टाइप से लिखते हैं, ए और बी के है ना, अल्फाबेट ए और बी के ओवर में लिखना है, ठीक है। एस गोज टू ए एस एस के लेफ्ट में जो है, जो राइट में है, ठीक है। या फिर बी एस ए, अच्छा बी एस बी, या फिर ए रहे या फिर बी रहे। मतलब क्या है, एस गोज टू ए एस एस के लेफ्ट में जो है राइट में भी वही है, यहाँ पर एस के लेफ्ट में जो है वही राइट में भी है, या फिर एस के जगह पर ए हम ले सकते हैं, या फिर एस के जगह पर बी ले सकते हैं, या फिर नल ले सकते हैं। अब देखो इससे हम पैलिंड्रोम बनाकर देखते हैं बनता है या नहीं, ठीक है। कोई रेंडम पैलिंड्रोम हम लेते हैं, ठीक है। ए बी ए क्या है, पैलिंड्रोम है, 20 से हम अगर डिवाइड करते हैं यहाँ से तो ए बी, अब बी ए, यहाँ जो रहेगा वही रिवर्स में यहाँ आगे रहना है, मिरर इमेज होना है, ठीक है। ए बी ए पैलिंड्रोम है। अब इसको हम बनाना चाहते हैं, इसे कैसे बना सकते हैं भाई, कैसे बना सकते हैं, क्या करेंगे, एस है, एस गोज टू सबसे स्टार्ट कैसे, ए से करना है स्टार्ट, मतलब कि ए वाला प्रोडक्शन लगेगा, ए वाला प्रोडक्शन लगना है, ठीक है। सबसे पहले ए है तो ए से वाला हम लगा लिए, ठीक है। इसके बाद में आया तो क्या मिला हम लोग को, बी मिला है, तो बी वाला प्रोडक्शन लगाना है, ठीक है। तो इस एस के क्या करेंगे, एस गोज टू बी एस बी हो गया। एस गोज टू अगला जो एस है, नेक्स्ट जो इस एस को हम ए कर लिए, एस गोज टू एस, फिर ये जो एस है इसमें क्या किए, बी कर लिए, एस गोज टू बी कर लिए, ठीक है। बी हो गया। इसके आगे तो मिडिल हम लोग को मिल गया है, मतलब ए बी जो मिला है लास्ट में ए बी तो मिल ही गया होगा इससे हम लोग को। अब क्या है, एस गोज टू नल वाले को अगर हम यूज करते हैं, नल वाले को, तो क्या मिला, ए बी ए, यही स्ट्रिंग मिल गया ना, ए बी ए। यहाँ से क्या मिल रहा है, ए बी ए, यही स्ट्रिंग मिल गया ना। मतलब कि इस ग्रामर के हेल्प से हम लोग इस पैलिंड्रोम को ड्राइव कर सकते हैं डेरिवेटिव ट्री के हेल्प से, ठीक है। मान लो ये क्या है, इवन पैलिंड्रोम है ना, इवन है ना, 4 डिजिट है, मतलब 4 टाइम्स अल्फाबेट आया तो इवन है, ठीक है। मान लो ऑड पैलिंड्रोम हम देखते हैं, एक बी, ठीक है। बी क्या है, बीच वाले को अगर रखते हैं साइड में, क्या है, इधर भी बी है इधर भी बी है, 3 टाइम्स आया हुआ है, मतलब लेंथ इसका कितना है, 3 है, मतलब क्या है, ऑड पैलिंड्रोम है। इसको कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो एस लेते हैं, स्टार्टिंग क्या है, बी से स्टार्ट हुआ है तो एस गोज टू बी करेंगे, एस गोज टू बी कर लिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है,
बी एस बी कर लिए। अब एक मिडिल आइटम है, ए आना चाहिए, एस गोज टू ए वाला हम कर लिए। क्या है, एस गोज टू ए, क्या बन गया, बी ए बी। यहाँ क्या है, बी ए बी बन गया, ए भी बन गया मेरा। तो इवन पैलिंड्रोम रहे और रहे कोई भी पैलिंड्रोम रहे, इससे सब कुछ बन सकता है इस ग्रामर से। बस यही ग्रामर लिखना था कि सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम्स ओवर ए एंड बी के लिए ग्रामर हम लोग को लिखना था। ठीक है, ये बात समझ गए हम लोग अभी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट में आते हैं, क्या है इसमें, ए लैंग्वेज में क्या है, एल इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेगुलर एक्सप्रेशंस ओवर आर। रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर आर, मान लो जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ जो लिखा हुआ है, इसको हम आर मानते हैं। ठीक है, इसको हम मान लो रेगुलर एक्सप्रेशन को आर से हम बता रहे हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन को हम आर से बता रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर है उसमें क्या क्या चीज होगा, आर गोज टू आर प्लस आर और आर माइनस आर और आर डिवाइडेड आर और आर स्टार डिवीजन नहीं होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, डिवीजन नहीं होगा, आर प्लस आर, आर माइनस आर, आर स्टार और एक ब्रैकेट में आर, इतना ही चीज होना है। ठीक है, नहीं माइनस में नहीं होगा, प्लस इंटू स्टार इतना ही होगा। सॉरी, एक सेकंड देखो, इसमें क्या होगा, आर गोज टू आर डॉट आर, आर प्लस आर, माइनस नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं माइनस होगा, वो चीज जब रेगुलर एक्सप्रेशन हम बता रहे होंगे तब समझाएंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या। एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, रेगुलर लैंग्वेज को लिखने का तरीका है। रेगुलर लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन है जो डीसीएफएल लैंग्वेज के लिए नहीं है, सीएफएल लैंग्वेज के लिए नहीं है, केवल और केवल जो भी है रेगुलर एक्सप्रेशन केवल और केवल रेगुलर लैंग्वेज के लिए पॉसिबल है। रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, मतलब कि रेगुलर एक्सप्रेशन से रेगुलर लैंग्वेज को हम लोग लिख सकते हैं नए तरीके से। ठीक है, यहाँ क्या है, आर गोज टू आर डॉट आर, आर प्लस आर, आर स्टार आर ब्रैकेट, या फिर क्या है, ओवर अल्फाबेट ए बी है ना, तो ए जा सकता है, बी जा सकता है, और इलिमिनेट करने के लिए नल भी रहेगा, इलिमिनेट करने के लिए नल भी रहेगा। ठीक है, यही ये ग्रामर है जो किसके लिए है, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक ग्रामर है। सेट ऑफ ऑल रेगुलर एक्सप्रेशन इसे हम बना सकते हैं। जैसे कि मान लो ए प्लस बी का स्टार, स्टार कहाँ है, देखो आर स्टार है, ऊपर में स्टार है, मल्टीप्लाई वाला स्टार नहीं है। ए प्लस बी स्टार बी डॉट ए अगर है, मान लो इस टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये किसके लिए रहेगा, ये रहेगा रेगुलर लैंग्वेज के लिए। इस टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन अगर है तो हम लोग इस ग्रामर से बना सकते हैं क्या, देखो कैसे बना सकते हैं, यहां पर लिखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले आर लिखेंगे, आर गोज टू क्या मिलेगा हम लोग को, एक साइड में ए प्लस बी का स्टार बनाना है ना, आई इंटू बी इंटू ए करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, आर गोज टू क्या करेंगे, यहां से आर डॉट आर करते हैं। ठीक है, आर डॉट आर कर लिए। ठीक है, अब इस आर को हम लोग करेंगे, मान लो इसके लिए कंप्लीट के लिए हम यूज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आर गोज टू आर स्टार, आर गोज टू आर स्टार, और इस आर से हम लोग क्या करेंगे, आर डॉट आर एक बार और करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ बी इंटू ए भी तो करना है, बी डॉट ए भी करना है। ठीक है, तो आर डॉट आर कर लिए, आर गोज टू आर डॉट आर, फिर आर से ए, एक और आर से बी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बी इंटू ए है, तो इससे हम लोग बी बना लिए,
इससे हम लोग ए बना ले, बी इंटू ए हो गया, ठीक है। यहाँ पर डॉट है, डॉट बी इंटू ए, डॉट यहाँ डॉट बी इंटू ए बन गया। अब हम लोग को अंदर में ए प्लस बी बनाना है, ठीक है, आर स्टार के अंदर में ए प्लस बी बनाना है। तो इस आर के लिए हम क्या करेंगे, आर गोज टू आर प्लस आर, आर प्लस आर, और स्टार तो सब में है ही, पहले से ही स्टार है। फिर इस आर को हम लोग ए प्लस बी करना है ना, इस आर को हम ए से एलिमिनेट कर लेंगे और इस आर को बी से, ठीक है। आर गोज टू ए कर लिए, आर गोज टू बी कर लिए, तो ए और बी बन गया। तो क्या क्या यहाँ से एक्सप्रेशन मिला है, देखो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ब्रैकेट है यहाँ पर, ब्रैकेट है, एक स्टार है ऊपर में, एक यहाँ स्टार है ऊपर में, तो आर स्टार यहाँ से आ गया, आर स्टार का आ गया। फिर डॉट है यहाँ पर, डॉट बी है, बी डॉट ए, यही एक्सप्रेशन आ गया, यही एक्सप्रेशन आ गया जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर था, ए प्लस बी स्टार डॉट बी डॉट ए प्लस बी स्टार डॉट बी डॉट ए, यही आ गया। तो किसी लैंग्वेज के लिए ग्रामर कैसे बनाना है ये देख लिए हम लोग। CFL DCFL के बारे में एक लाइट नॉलेज हम लोग को हो गया, एक बेसिक आइडिया हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, जो डेरिवेटिव ट्री हम लोग बना रहे थे, जो डेरिवेटिव ट्री बना रहे थे, जैसे क्या है, एक तरह का डेरिवेटिव ट्री है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोग फाइंड करते हैं, इस डेरिवेटिव ट्री के बेसिस पर फाइंड करते हैं कि कोई लैंग्वेज एम्बिगियस है या नहीं, मतलब एम्बिगियस है या फिर अनएम्बिगियस है, वो हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी लैंग्वेज के बारे में, किसके बेसिस पर, डेरिवेटिव ट्री के बेसिस पर। तो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है क्या है, डेरिवेटिव ट्री को देखते हैं कि किस तरीके से अभी यहाँ स्मॉल में बना रहे हैं, पूरा बड़ा सा डेरिवेटिव ट्री बनाएंगे, कुछ अलग अलग स्ट्रिंग्स के लिए बनाएंगे, फिर देखेंगे क्या एम्बिगिटी कैसे आता है, एम्बिगियस किसको कहते हैं, ठीक है, एम्बिगियस लैंग्वेज किसको कहते हैं, कौन एम्बिगियस है कौन अनएम्बिगियस है, ठीक है।